हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कोर मैक्स। और अगर आप मैनेजमेंट या कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फेयोल। He was born on 29 July 1841 and he died on 19 November 1925. He was a mining engineer and French management theorist. He was graduated from the Mining Academy in 1860. In the same year, at the age of 19, he started working in a mining company as a mining engineer and trainee manager. Then he became managing director of the same company, and at that time that company was at the verge of bankruptcy. And when he retired in 1918, the company was financially strong and one of the largest industrial combines in Europe. Henry Fayol is also known as father of modern management. He wrote a book, Administration Industrielle et Generelle, in 1916, and the same book was translated in English, and the name of the book is General and Industrial Administration. For his contribution, he is also known as father of general management. He gave a new perception of the concept of management. He introduced a general theory which can be applied to all levels of management and every department. Fayol theory is practiced by all the managers to organize and to regulate the internal activities of the organization. His main focus was on accomplishing managerial efficiency. So this is the process of management developed by Henry Fayol. In his book General and Industrial Administration, he gave this process of management, which is planning, organizing, commanding, coordination and controlling. So each and every function is interdependent and interrelated. Now let's start discussing all the principles developed by Henry Fayol. So the very first one is division of work. So according to Henry Fayol, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी काम है तो हमें उसे सेपरेट डिविजन्स में डिवाइड कर देना चाहिए, उस काम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो एक विंडो कैश डिपॉजिट के लिए होती है, एक विंडो कैश विड्रॉल के लिए होती है, एक एफडी के लिए होती है, किसी को अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए एक अलग विंडो होती है. तो वहाँ पर भी उन्होंने हर एक काम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड उस काम को अलॉट किया एक स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय को, जिससे कि वो काम करते करते उस इंसान में, उस वर्कर में स्पेशलाइजेशन आ जाए और वो काम एफिशिएंटली कर पाएँ, उस काम को करने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे और जो कॉस्ट और वेस्टेज है वो भी हम रिड्यूस कर पाएँ. सो डिवीज़न ऑफ वर्क को अप्लाई करने से क्या होता है, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय उनको परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास वो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं जो कि उस काम को करने के लिए उनके पास होनी चाहिए. तो काम में स्पेशलाइजेशन आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय या वो वर्कर्स उस काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं. The next principle is authority and responsibility. What do we understand by authority? Authority is the right to give orders. When we have the power to give orders. And what is responsibility? What do we understand by responsibility? Responsibility to ensure that the work
is being completed, कि वो काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. सो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ये जो अथॉरिटी है, पावर या राइट टू गिव ऑर्डर्स, there should be a balance between authority and responsibility. मान लेते हैं कि किसी पर्सन के पास अथॉरिटी ज़्यादा है, वो ऑर्डर्स दे सकते हैं दूसरों को, बट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है. तो उस केस में जो उनकी अथॉरिटी है उसका मिसयूज़ हो सकता है. एंड अगर किसी के पास अथॉरिटी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ये देखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, बट उस काम को करवाने के लिए उनको ऑर्डर्स देने की अथॉरिटी ही नहीं है. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो जो काम है वो हो ही ना पाए, वो एक्टिविटी परफॉर्म हो ही ना पाए. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन. Discipline is nothing but obedience and compliance with established rules. जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स एंड रेगुलेशन established किए गए हैं उनको मानना, ये देखना कि वो सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, इस डिसिप्लिन. डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे कंपनी में हर लेवल पर एक अच्छे सुपरवाइज़र्स हों, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमने उन्हें क्लियर एंड फेयर तरीके से इस्टेब्लिश किया है. और ये भी देखना होता है कि जो भी रूल्स अगर ब्रेक हो रहे हैं या रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो पेनल्टीज़ और जो भी पनिशमेंट है वो सब पर अप्लाइड है. द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. क्लैरिटी ऑन द चेन ऑफ कमांड. Unity of command means clarity on the chain of command. Every worker should receive orders from one boss or one superior. This will help to ensure that there is no conflict of authority in the organization. अगर किसी पर्सन को दो ओनर से या दो पर्सन से या दो सुपीरियर्स से ऑर्डर्स मिल रहे हैं और अगर किसी केस में वो ऑर्डर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर गए, so there will be conflict in the organization. For example, रमेश जो है एक स्मॉल बिजनेस फर्म में काम करता है और वहाँ पर एक शॉप है और एक गोडाउन है. सो शॉप में एक दिन उनको 100 एयर प्यूरीफायर्स का ऑर्डर मिलता है. तो जो शॉप के सुपरवाइज़र है वो रमेश को कहते हैं कि आप ये जो 100 एयर प्यूरीफायर्स हैं जल्द से जल्द लाकर गोडाउन से लाकर इनको दे दो, क्योंकि इनको आगे फर्दर डिलीवरी के लिए भी जाना है. सो जब रमेश गोडाउन में जाते हैं तब वो देखते हैं कि गोडाउन में नए एयर प्यूरीफायर्स का स्टॉक आया हुआ है. तो गोडाउन के जो सुपरवाइज़र हैं वो उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, ये जो नए एयर प्यूरीफायर्स आए हैं आप इनको अनलोड करवा कर गोडाउन में ठीक से लगवा दो, और उसके बाद जो आपको 100 एयर प्यूरीफायर्स लेके जाना है आप शॉप पर ले जाना. तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रमेश को 2 सुपरवाइज़र्स से ऑर्डर मिले. तो अब ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि किसका ऑर्डर रमेश को उस टाइम पर मानना चाहिए. सो यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे शुड वर्क टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव. हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जिनका ऑब्जेक्टिव सेम है उनके पास सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए और उनका जो प्लान है वो भी एक ही होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड वो कार भी मैन्युफैक्चर करते हैं और वो बाइक भी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो एक सेपरेट डिविजन्स होनी चाहिए, 2 सेपरेट डिविजन्स होनी चाहिए
वन फॉर कार एंड द अदर वन इज़ फॉर बाइक, जिससे कि जो भी एम्प्लॉयज़ किसी एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी में काम कर रहे हैं उनके लिए एक ही प्लान हो और उनके लिए एक ही हेड हो जिससे उन्हें कमांड मिले, एंड दे विल वर्क टूवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव, सेम ऑब्जेक्टिव। उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो भी सेम होगा। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, हमेशा हमें उन्हें ही प्रायोरिटाइज करना चाहिए ओवर द पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल, चाहे वो कोई भी हो, ओनर हो चाहे एम्प्लॉय हो। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी होती है और हमें उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, हर एक वर्कर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उनके कोई ना कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो होते ही हैं जो कि हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, और कंपनी के अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जैसे कि कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको चाहिए कि उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले, अच्छा वर्क कल्चर मिले एंड उनको ग्रोथ के चांसेस अच्छे मिले। एंड जो हमारी कंपनी है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किसी तरीके से कॉस्ट मिनिमाइज़ कर पाएँ, हम वेस्टेज सबसे मिनिमाइज़ कर दें, हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर दें। तो यहाँ पर अलग अलग इंटरेस्ट है। सो किसी भी सिचुएशन में जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो सुपरसीड करेगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है अगर हम वो अचीव कर पाएंगे तभी इंडिविजुअल्स का भी जो इंटरेस्ट है वो हम सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे और फुलफिल कर पाएंगे। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन। The salary paid to workers, it must be equitable, fair, and it should give them at least a reasonable standard of living. And it should be fair to both employees and organization. अगर सेम जॉब प्रोफाइल है तो कैंडिडेट्स को सेम रेम्यूनरेशन हमें ऑफ़र करना चाहिए। The next principle is centralization and decentralization. Centralization is कि वहाँ पर एक ही पर्सन के पास सारी राइट्स है, सारी पावर है ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ कि वहाँ पर हमने क्या किया, डिस्पर्स कर दिया अपने पावर को, अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को मोर देन वन पर्सन में। दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन की जब हम बात करें, ओनली वन पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन के पास जो भी अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो है। और डिसेंट्रलाइजेशन में मोर देन वन पर्सन, हमने जो हमारी अथॉरिटी थी उसको डिस्पर्स कर दिया अमंग मोर देन वन पर्सन। सो हेनरी फ्योल का ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें सेंट्रलाइजेशन करना चाहिए या डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, ये उसके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो बेटर रहेगा कि वहाँ पर मोर देन वन पर्सन के पास पावर हो, अथॉरिटी हो टू टेक डिसीजंस। और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन से भी काम चल जाता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। स्केलर चेन कंसिस्ट of formal line of authority from highest to lowest। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स भी होते हैं और सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। उनकी जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, अगर हमारी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए, अथॉरिटी के लिए कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, उन्होंने एक स्केलर चेन हमें बताया। मान लीजिए कि ये जो ए पर्सन है ये हेड हैं 2 डिपार्टमेंट के, तो यहाँ पर
इनके अंडर 2 टीम्स जो हैं वो आती हैं। So first team and this is second team. तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर, अगर ई पर्सन को कुछ बात कम्युनिकेट करनी है टू ओ, तो पहले उन्हें वो कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी डी के साथ, देन जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पास ऑन होगी टू सी, देन बी, देन ए, एंड देन फ्रॉम ए टू एल, एंड देन एम, एंड देन एन, एंड देन ओ। सो यही एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, ये जो चेन है इसे हमें किसी भी नॉर्मल कोर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन में, किसी भी नॉर्मल कोर्स में हमें इसे वॉयलेट नहीं करना चाहिए। पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उस केस में ई जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है ओ से, और उस कम्युनिकेशन को हम रेफ़र करते हैं एज गैंग प्लैंक। सो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ पर ई जो है वो ओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। देयर शुड बी अ फिक्स्ड ऑर्डर of all the people and material for the maximum efficiency in the organization। एंड जो भी ऑर्डर डिसाइडेड है, जो भी एक सूटेबल प्लेस डिसाइडेड है कि वो मटेरियल जो है वो उसी सूटेबल प्लेस पर होना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पर, वो हमें इंश्योर करना चाहिए फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A place should be fixed for everything and everyone। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक स्कूल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो अगर हमें पता है कोई भी ऑफिशियल नोटिस है तो हमें वो जाके लाइब्रेरी में नहीं ढूंढना, स्टाफ रूम में नहीं ढूंढना, देयर इज़ अ फिक्स्ड प्लेस। अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिस है तो हमें वो नोटिस बोर्ड पर दिख जाएगा। कोई भी एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड अगर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो हमें एग्ज़ामिनेशन रूम से मिलेंगे। सो देयर इज़ अ फिक्स्ड प्लेस, अप्रोप्रिएट टाइम पर, सूटेबल प्लेस पर उस मटेरियल को वहाँ पर होना चाहिए। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इक्विटी। अगर हमें एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी को अचीव करना है, एम्प्लॉय की लॉयल्टी को अचीव करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ बिल्कुल फेयरली तरीके से बिहेवियर हो, विदाउट एनी प्रेफरेंसेस, विदाउट एनी बायसनेस। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अगर हमें एम्प्लॉय टर्नओवर से बचना है, इफ़ वी वांट टू अवॉइड एम्प्लॉय टर्नओवर एज मच एज पॉसिबल, हमें अपनी एम्प्लॉयज़ में इनकलकेट करना चाहिए अ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी एंड लॉयल्टी। हमें एम्प्लॉय टर्नओवर को अवॉइड क्यों करना चाहिए? बिकॉज़ अगर हम फ्रीक्वेंटली नए एम्प्लॉयज़ को जॉइन कराते रहेंगे, एक उससे हमारी जो एफिशिएंसी है उस पर इफ़ेक्ट आएगा, प्लस उनको ट्रेन करने के लिए जो कॉस्ट इंकर होगी वो भी हर बार हमें इनकर करनी पड़ेगी। तो उससे जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उसकी वेस्टेज हो रही है, और जो एफिशिएंसी हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इज़ द एबिलिटी टू सी अ प्लान एंड इंश्योर करना कि वो जो प्लान है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें वर्कर्स को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने लेवल पर इनिशिएटिव लें एंड
हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंटली काम करें। अगर किसी तरीके की कोई वेस्टेज हो रही है, अगर उनके किसी प्लान से कॉस्ट डिक्रीज़ हो सकती है, तो उन्हें वो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो प्लान हमें बताएं एंड इंश्योर करें कि वो प्लान जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो। हमें अपनी कंपनी में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम एक क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पर सभी वर्कर्स, सभी एम्प्लॉयज़ अपने सजेशंस दे पाएँ, जिससे कि जिस भी एम्प्लॉय का सजेशन या इनिशिएटिव हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है, जिससे कॉस्ट या टाइम कुछ भी रिड्यूस हो रहा है, तो हमें उस एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देना चाहिए, सो दैट कि हम अदर एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी इनिशिएटिव लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम कीजिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ एस्पिरिट द कॉर्प्स। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसे प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट को, यूनिटी को, हार्मनी को, ट्रस्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी इन द टीम एंड स्पेशली इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज अदरवाइज हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हमारी टीम में ट्रस्ट नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एम्पैथी नहीं है, इसका मतलब कि हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, एंड कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सबको सभी पॉइंट्स समझ आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू कंसेप्ट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद स्कोर मैक्स।